चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने पुलिस को ही चुनौती दे डाली है। पुलिस महकमे में तैनात सिपाही की बुजुर्ग मां को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर नकदी समेत लाखों रुपए का जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। वही घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सिपाही अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए मेरठ गया था और इसी दौरान बुजुर्ग को अकेले देखकर नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर हाथ पैर बांधने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक आदमी परे उठा रहा, दो उंगली साइड उठा रही, तोड़िया लेके मैं मतलब सोई गई जब मेरे मुंह दबा लिया तोड़िया के। फिर नहीं बोलन दी मैं, उन्होंने मेरे गेट काटे दोनों। जब काटा फांसी करी है, जब मैं बोलूं जब वह कट्टा मेरे न्यों ठोक दे, यहाँ पाम मारूं, हाथ जोड़ूं, बिल्कुल आऊं झट पार्टी मार दे सिरे दाब दूँ। न बोलन दई भैया मैं जब यहाँ आया कि कूदे तो दो कूद गए पहले, तीसरा बैठे को जो कट्टा मारो होगा यहाँ क्योंकि उठ के किल्ली न मार दे। वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली के पटेल चौक पर बुलेरो ने ट्रक को ओवरटेक किया तो ट्रक चालक ने बुलेरो में ही टक्कर मार दी, लेकिन इसके बाद ट्रक पटेल चौक से जाकर टकराया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, जबकि खलासी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पीलीभीत में न्यायालय में तैनात अभियोजन अधिकारी की 10 साल की बेटी को घर से बुलाकर अज्ञात आरोपी द्वारा उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी के साथियों ने घर में रखे सोने और नकदी की चोरी भी की। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो अभियोजन अधिकारी की बेटी के दिन दहाड़े अपहरण किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो चोरों ने घर से जेवरात भी उड़ाए। पीलीभीत की ये पूरी घटना है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके साथ ही लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहां अभियोजन अधिकारी की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण किया गया और इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर सोने जेवरात पर हाथ साफ किए। तो वही पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होंगे, ये तय हो चुका है। साथ ही डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम के लिए भी मना लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई कर्नाटक कांग्रेस के भीतर का हंगामा शांत हो चुका है? क्या वाकई डीके शिव कुमार के साथ पार्टी ने जो फॉर्मूला तय किया है वो लागू भी किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला फेल हो चुका था। सवाल उठता है कि फिर क्या गारंटी है कि कर्नाटक में बनने वाली कांग्रेस की नई सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुश्किल से माने डीके शिव कुमार। कर्नाटक में सिद्धरामैया के सिर कांटों का ताज। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस धूम धड़ाके के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, कांग्रेस नेतृत्व का उससे ज्यादा पसीना सीएम का चेहरा तय करने में छूट गया। हालत यह हुई कि नतीजे के 5वें दिन आधी रात तक मशक्कत के बाद आखिरकार डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने मना लिया कि वो सिद्धरामैया के डिप्टी के रूप में काम करें। लेकिन इस बार का समझौता डीके की शर्तों पर हुआ है। फिर सवाल उठता है कि क्या नई सरकार में डीके की दखल ज्यादा रहेगी और क्या वाकई सिद्धरामैया से उनकी ट्यूनिंग इस मोर्चे पर बन पाएगी? डीके को बताया गया कि कर्नाटक में कोई फैसला उनके सहमति के बगैर नहीं होगा। आपकी पसंद के विधायकों को मनपसंद पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सिद्धरामैया को हटाकर आपको सीएम बना दिया जाएगा।
ये सब बातें बीती देर रात तय हुई, जिसके बाद सुबह सुबह डी के शिवकुमार ने नए फॉर्मूले पर सहमत होने की बात कही। बहरहाल कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि पिछले 3-4 दिनों से जो गलत मैसेज जा रहा है उसे मैनेज किया जाए। इसी रणनीति के तहत सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार एक ही गाड़ी से कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले। खैर अभी तक तो सब चंगा है, मगर आगे भी क्या रहेगा? वजह सिद्धारमैया का अपना व्यक्तित्व है, जिससे उनके पिछले कार्यकाल में कांग्रेस आला कमान बेहद परेशान रहा था। 2013 से 2018 के बीच सिद्धारमैया सीएम थे। इस दौरान वो हाई कमान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे। अपने कार्यकाल में सिद्धारमैया ने सारे फैसले खुद किए, यानी सिद्धारमैया को कंट्रोल करने के लिए इस बार कांग्रेस को भी एक बड़ा चेहरा मिल गया। अच्छी बात यह रही कि डीके इस फॉर्मूले पर मान भी गए। डीके मान गए, ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कागज पर लिखे फॉर्मूले और असल में होने वाली घटनाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। कांग्रेस में तो ये फर्क और ज्यादा है। उदाहरण के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता साझा करने की डील हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मौका ही नहीं दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह के बीच सत्ता साझा करने का फॉर्मूला बना, लेकिन यहाँ भी हार राजस्थान जैसा ही रहा। नतीजा ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस की मुसीबत बन गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह। सत्ता के लिए वादा खिलाफी का 2 राज्यों में खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस। वैसे भी डी के शिवकुमार का कद कर्नाटक कांग्रेस में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर डीके के साथ कुछ सियासी कांड लोकसभा चुनाव के बाद हुआ तो यकीन मानिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक भी कांग्रेस साथ पाएगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने कहा अभी निकाय का चुनाव हुआ है और उसके ऊपर मायावती ने काफी गंभीरता से लेते हुए समझाया कि आगे कैसे कदम बढ़ाना है। इसके अलावा जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी की रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। अगस्त तक ये काम पूरा किया जाएगा। हम पूरी ताकत से आगे बढ़ने, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आए। तो कमेटियों के रिव्यू के बाद पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। तो मुनकाद अली ने कहा कि सभी कमेटियों में 50% नौजवानों को रखा जाएगा। इसके अलावा सर्व समाज की भागीदारी, इस बात का ध्यान दिया जाएगा। बसपा पूरे तरीके से तैयार है सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए। तो बहन जी का फैसला है कि उसी पर हम लोग काम करेंगे। वहीं कानपुर मंडल के प्रभारी बीपी अम्बेडकर ने कहा कि हम लोगों को अपने मंडल में जाकर अपनी विधानसभा जिलों को मजबूत करने और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने की तैयारी करनी है, सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करना है, सबके बीच में जाकर काम करने के लिए कहा गया है। तो महिलाओं और युवाओं को 50% आरक्षण के तहत पार्टी से जोड़ने के लिए कहा गया है। पुराने कार्यकर्ता, युवा और महिलाओं के साथ लेकर काम करना है। मिशन 2024 की तैयारी में अब बीएसपी भी जुट गई है, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव में प्रदर्शन रहा उसका आकलन करने में अभी बीएसपी जुटी हुई है, जिसका रिव्यू भी बनाया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए लगातार अब मिशन 2024 की तैयारी में हर पार्टी है और इसी को लेकर आप देखिए बीएसपी किस तरह से बैठक की और बैठक के दौरान निकाय चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहा उसका रिव्यू लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आई। देखिए बिल्कुल
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी ने कल एक बड़ी अहम समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें बैठक में अपने सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया गया था। साफ था कि रणनीतियाँ थी कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में उनकी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से अब जो है उनकी जो आगे की तैयारी थी, यानी कि लोकसभा की जो तैयारी थी, उसको लेकर के रणनीतियाँ तैयार की गई थी। उसमें साफ तौर पर कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि जिलेवार जो है जाकर के अपने जिलों में जाकर के आप जो है वहां बैठ करके बैठक करें और समीक्षा बैठक करें। इसके साथ ही साथ में जो अपने मजबूत कैंडिडेट हैं उनको जमीन पे उतारें। साफ तौर पे जिस तरीके से मंडल की अगर बात करें तो लगभग अभी तक मंडलों में जो है 4 कोऑर्डिनेटर हुआ करते, तो वहां पे 3 को कर दिया गया है। यहाँ अगर बात की जाए तो शमशाद अली को जो है अलग जगह दी जाती है, वहां पे कानपुर का उनका प्रभार दिया जाता है। उसके साथ साथ में अगर बात करें तो मुकंद अली को अलग जगह दी जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीएसपी की ये बैठक थी, ये काफी अहम बैठक मानी जा रही थी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के वो तैयारियां थी, वो तैयारियों को लेकर के लोकसभा की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। यानी कि ये साफ था कि इस बार जो है घर घर जाकर के एक अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान के अंतर्गत जो है बीएसपी काम करेगी। इसके साथ ही साथ में हर जिले में जो अभियान चलेगा उस अभियान की पूरी तरीके से ब्रीफिंग की जाएगी, यानी कि वो सीधे जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को रिपोर्ट की जाएगी। तो ये भी एक सबसे अहम फैसला है कि और आने वाले लोकसभा की तैयारी जो किस तरीके से होंगी उस पर समीक्षा बैठक भी बहुत जल्द बुलाएंगी मायावती। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ है, कल की एक बैठक हुई है, आने वाले समय में कुछ एक बड़ी बैठक और करने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव को तैयारियां पूरी जोरों पे करना चाहती हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से उनकी सीधे लड़ाई हो रही है, तो निश्चित तौर पे अपनी इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ नए पैतरे जो है आजमाने पड़ेंगे। उस पैतरों को लेकर के लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं, यानी जमीन पे अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही हैं और उतारने के बाद से अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती हैं। इससे पहले निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी उन्होंने एक गाँव खेला था जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने जमीन पे उतारा था, यानी कि 17 महापौर के जो चुनाव होने थे उनमें से 11 महापौर प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से उनके पास में दलित वोट बैंक अपना है, उसके साथ में वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। ये भी एक रणनीति बनाई थी, लेकिन वो रणनीति फेल साबित हुई। लेकिन अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। इन चुनाव में इस चुनाव को लेकर के पहले से रणनीति तैयार कर रही हैं और लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं से ब्रीफिंग कर रही हैं, बात कर रही हैं कि आखिर चुनाव को किस हिसाब से लड़ा जाए और कहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यानी अगर पश्चिम की अगर पैठ बताई जाए तो पश्चिम में मेरठ और सहारनपुर में बसपा की एक अच्छी पैठ है, वहां पे चुनाव किस तरीके से लड़ना है और कहां तक उनको जीत हासिल करनी है, उस रणनीति के अंतर्गत जो है काम कर रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, और देखिए किस तरह से एक एक रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए बीएसपी भी नजर आ रही है। संदीप देखिए, जब निकाय चुनाव था कहीं ना कहीं पुराना पैतरा बीएसपी के द्वारा अपनाया गया था और माना जा रहा था कि शायद ये पैतरा अगर चल गया तो बीएसपी के पक्ष में बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कड़ी टक्कर तो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं मॉरल बूस्टअप तो जरूर हुआ होगा और इसी के लिए शायद अब रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। संदीप, आप भी जिक्र कर रहे थे कि चुनावों के साथ रणनीति में तब्दीली लाई जा रही है, हर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और देखिए हर एक व्यक्ति को साधने की बात अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती करते हुए नजर आ रही है, खासकर महिलाओं और युवाओं को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा ने अपनी रणनीति निकाय चुनाव में दिखाई थी और दिखाने के बाद से कुछ ऐसी जगह थी जहां पे उनको बढ़त भी हासिल हुई, यानी कि जहां पे वो जीरो थी वहां, लेकिन वहां पे आज जो है दूसरे पायदान पे पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी जो जगह है, जो जिले हैं, उन जिलों में उनको बढ़त मिली। हम मेरठ की बात कर रहे हैं, सहारनपुर की बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, तो लगातार गाजियाबाद की बात कर ले तो हम लगातार बढ़त देखने को मिली थी। निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनके वोट बैंक पहले शुरुआती रुझान जो आए थे वो रुझान आगे नजर आए थे, लेकिन फिर जो रुझान जब पूरे हुए तो निश्चित तौर पे उनको हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बूस्टर का काम करना मिला है। यानी कि जो बढ़त मिली है, जहां पे उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने वोट बैंक हमको मिलेंगे, लेकिन वो उम्मीद से बेहतर मिले, तो वो एक बढ़त होगी। निश्चित तौर पे अब महिला और या युवा पुरुष की अगर हम बात कर लेते हैं तो युवाओं को अपने साथ साधने का काम करेंगी, जो नए युवा यंग होंगे उनको अपनी पार्टी की तरफ शामिल करने का प्रयास करेंगी। इसके साथ ही साथ में रणनीतियां
रणनीतियां पूरी तरीके से साफ होंगी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव में उनकी तैयारियां कैसे होंगी, इसको लेकर के रणनीति लगातार बनाई जा रही है। जो उनके महासचिव हैं, कल की बैठक में वो भी मौजूद थे, यानी कि अभी तक अगर बात की जाए तो वो इस पूरे निकाय चुनाव से नजारत है। और लेकिन इसके बाद अब कल की बैठक में वो मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे वहां पे, उमाशंकर जो कि उनके विधायक हैं वो वहां मौजूद थे। तो अब जो रणनीति होगी इन्हीं सबके कंधों पे एक जो है जिम्मेदारी दी जाएगी और वो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीतियां तय करेंगे। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है तो जमीन पे उतरने का प्रयास करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जमीन पे उतरे और लोगों से वार्तालाप करें। यानी कि साफ था कि जिस तरीके से महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, युवाओं को अपनी तरफ लाना चाहती हैं, तो ये रणनीति अगर कामयाब होती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बढ़त हासिल बसपा को देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ में बसपा ने की जो रणनीतियां होंगी वो रणनीतियों पे ही अपने काम करेगी। यानी कि साफ है कि उनके कार्यकर्ता जब कभी जमीन पे उतरेंगे तो वो पूरे जहां भी अपनी जनसभा करेंगे, जहां पे अपनी लोगों से बातचीत करेंगे, वो सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती को ब्रीफ करेंगे। यानी कि बताएंगे उनको कि आखिर आज के कार्यक्रम में ये हम लोगों ने किया, तो वो एक रणनीति के अंतर्गत आता है। यानी कि वहां से मॉनिटरिंग होगी कि आखिर आप लोगों ने जमीन पे उतरे हैं तो कहां से किस हद तक काम कर रहे हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं, तो वो पूरी ब्रीफिंग जो है मायावती स्वयं करेंगी। तो ये सबसे बड़ा विषय होगा कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें लेकर के रणनीतियां अभी से स्टार्ट हो गई, अभी से बननी शुरू हो गई हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर जमीन पे उतर के सही तरीके से अगर अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं तो निश्चित तौर पर जो आने वाले लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर रिजल्ट ने बीजेपी को चौंका दिया है। कई जगहों पर पार्टी के पुराने गढ़ में हार हुई है, लेकिन इसके बाद अब पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है और इसी के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन पार्टी के लिए चुनौती नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के रिजल्ट ने बढ़ाई है। पार्टी को 89 नगर पालिका और 191 नगर पंचायत में जीत मिली है। इस बड़ी जीत के बाद भी पार्टी को 16 जिलों में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इन जिलों में बीजेपी एक भी नगर पालिका सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में पार्टी मिशन 80 की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अगर निकाय चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो पार्टी और कई बड़े सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी की हार से चिंता बढ़ गई है और इसके बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेगी। साथ ही पार्टी के निकाय चुनाव में जहां हार हुई है उन क्षेत्रों का फीडबैक भी लिया जा सकता है। तो दांव पर साख लगी है, तैयार करना होगा नया प्लान, क्योंकि जहां पर नगर निगम में तो पार्टी जीतती हुई 17 में से 17 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई, लेकिन अगर नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो बीजेपी को वो जीत हासिल नहीं हुई है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए मिशन 2024 की तैयारी में हर कोई पार्टी है और लगातार बीजेपी चुनाव के नतीजों के अगले दिन से ही लगातार मिशन 24 की तैयारी में जुट गई है और इसी के तहत निकाय चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए हैं उस पर चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। देखिए एक तरफ नगर निगम में तो जीत हासिल हुई है बम्पर, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो तमाम मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के ऐसे क्षेत्र थे जहां बीजेपी ने करारी हार झेली है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। अपनी खेती की मंच पूरा सज चुका है। आप देख सकते हैं मंच यहाँ पे लगा हुआ है, जिस पे आपको देख सकते हैं धर्मपाल सिंह जो कि सेंट्रल महामंत्री हैं वो बैठे हैं। विशेष पाठक आपको देख रहे हैं, दिनेश शर्मा आपको देख रहे हैं, अमरपाल मौर्य देख रहे होंगे, कमलेश मिश्रा देख रहे होंगे। तो मंच पूरा एक तरीके से सज चुका है। अब तैयारी है किस एक से मूल मंत्र दिया जाएगा। जो खामियां रह गई थी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में उसको लेकर अब यहाँ पे पूरे मंथन चल रहा है। जो अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें, अवध क्षेत्र की बैठक, अवध क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट आता है। करीब 61 विधायक यहाँ से आते हैं, 13 सांसद यहाँ से
हैं यहाँ पे, आपके 8 मंत्री यहाँ से आते हैं, तो उनको लेके कहीं ना कहीं उनका जो दायित्व था वो बहुत जरूरी होता है। 2024 को लेकर जो रणनीतियाँ बनी, जिसको प्लेटफॉर्म तैयार करना है, तो अवध क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है। उसको लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाय चुनाव खत्म होता है, क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक लगातार शुरू हो जाती है, आज तीसरा और आखिरी दिन है, और आज की जो बैठक होगी इसके बाद जो निष्कर्ष, जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके ये शीर्ष नेतृत्व भी जाएगा, इस पर रणनीतियाँ बनेगी 2024 के लिए, और 9 साल प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल होने पे ये पूरी तैयारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि सबसे अहम चीज़ है कि आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज कार्य समिति की बैठक चली, उसके बाद अब माना जा रहा है कि अब जो है इसके बाद कल से जिलावार जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाएगी। तो पूरा मंच हो चुका है, और अब क्योंकि बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग को भी मीडिया को थोड़ा सा यहाँ से बाहर के लिए किया जाए, क्योंकि अब जो मंत्रणा होगी वो निश्चित तौर से जो अपनी जो रणनीतियाँ हैं उसको लेके रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, उसको रणनीति के साथ वहाँ काम किया जाएगा, उसको लेके मंथन चिंतन किया जाएगा, तो उससे मीडिया को दूर रखा गया है। शुरू के जो पहला जो शुरुआती होती है, जो उद्घाटन समय होता है, उस तक ही आप कहाँ पे खाली मंच को रखा गया था, पर जिस तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही है निश्चित तौर से उन पर डिस्कस होगा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद और मंत्री हैं, जिनको रडार पर, आप कहना गलत नहीं होगा, उनको रडार पर रखा गया है कि वो अपने क्षेत्र में अपने निकाय चुनाव में जो हार हुई है उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अपनी एक चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करेंगे, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करेंगे, उसको अपने क्षेत्र से नहीं जिता पाए, तो उनके निश्चित तौर से उनके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जाए, इसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी, इस पूरी कार्य समिति की जो पूरी रूपरेखा रखी गई है, जिस तरीके से इससे निष्कर्ष निकलेगा, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट होकर जो प्रदेश के संगठन है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 के लिए एक पूरी नई टीम बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में। जो दिल्ली से इसमें जो अगर देखेंगे तो दिल्ली से अगर पूरी तैयारी की जाएगी, तो एक बार जो हमारे सूत्र हैं अगर उनकी मानेंगे तो फिर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की रग रग से वाकिफ हैं, और सबसे बड़े उनके जो सहयोगी के तौर पर रहे हैं 2014 से लेकर अभी 2022 तक, सुनील बंसल, एक बार फिर से आपको वो अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो पूरी रणनीति बनाई, क्योंकि 80 लोकसभा सीट आती है और 80 में से आप 80 जीतने का वादा करते हैं, अगर आप 75 प्लस भी आते हैं तो निश्चित तौर से आपको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। पर जिस तरीके से अभी हमने देखे थे ड्रॉबैक्स हुए थे, जिस तरीके से हमने देखा था निकाय चुनाव में तमाम ऐसे एक नहीं दो नहीं करीब दर्जन भर ऐसे मंत्री और सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी नगर पालिका के अध्यक्ष कहे कि जो वहाँ के सभासद हैं वहाँ तक के जीत नहीं दिला पाए, तो उनके ऊपर एक प्रश्न है। और उसको लेके पहले भी एक बार जो सांसदों की रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे पहले भी दिए जा चुकी है, तो माना जा रहा है उन सबको लेके पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और इस रिपोर्ट के द्वारा ही आगामी 2024 के इलेक्शन में सांसद प्रत्याशी कौन होंगे, किस तरीके के होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, इन सबको लेके भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि आज जब कार्य समिति के, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसके बाद जिलावार जो बैठक है वो शुरू होगी, जो जिला अध्यक्षों के साथ की जाएगी कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से क्या रणनीति थी, किस तरीके से जो जीत हुई है वो किस आधार पर हुई है, और जो हार है उसके कारण क्या है। तो निश्चित तौर से जिस तरफ आप देख रहे हैं कि आप जीत का सहरा बांधते हुए दिखते हैं, जीत का सहरा अगर आपको दिखता है बनता हुआ दिखता है, उसके आधार, उसके मूल आधार किस तरीके से, अगर हार हुई तो उनके हार के कारण क्या है, जिनमें हमने देखा था कि जिस तरीके से पहले जब शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं जो बगावत स्रोत मिले थे, क्या बगावत को दबा नहीं पाए थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय सांसद या विधायक थे उसको दबाने में कामयाब नहीं हुए थे, वो सब की भी चर्चा होगी, विस्तृत एक रिपोर्ट दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि एक पहले जो बेस बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और अब एक जिस तरीके से पूरी बैठकों का दौर है वो शुरू है। आज कार्य समिति है, क्षेत्रीय कार्य समिति का आज आखिरी दिन है, इसके बाद कल से जिलावार जो बैठकें हैं वो शुरू होंगी। तो लगातार बैठकों का दौर है और रूपरेखा तैयार की जा रही है, और लक्ष्य सिर्फ एक है, मिशन 2024 80 में संपूर्ण कमर खिलाना। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए आप वहां पर मौजूद हैं और बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। मनीष, वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं अब चिंतन मंथन भी हो रहा है, क्षेत्रोवार लगातार रणनीतियां भी तय की जा रही है, किस तरह से एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है, और लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें लाना। क्या इस बैठक में रहेगा, और क्या कुछ मतलब जो कार्यकर्ता है वो क्या कुछ सोचते हैं? और
जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं है उनको अंदर बुला लिया गया है। ये जो प्रेमाइसेस जी। है इसको अब बंद कर दिया गया है। अब आप मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया है अंदर, मीडिया भी अंदर नहीं की गई है। जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो खाली बुलाए गए हैं, वो अंदर जा चुके हैं। हालांकि हमने पहले अवध क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं कमलेश मिश्रा, उनसे बात की थी, सीतापुर के सांसद राजेश जी। शर्मा से बात की थी, दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं अवध क्षेत्र से आते हैं उनसे बात की थी, ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने बात की थी। तो जी। तमाम लोग इस बात की है। तो उनका कहना है कि हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, जो कमियां हुई हैं उसको हम देख रहे हैं, किस तरीके से जो कहा जाए कि जो चुनाव में जिस तरीके से जो हार थे उन कारणों पे समीक्षा की जाएगी। तो हार के कारण तमाम थे, एक कोई कारण नहीं थे। आपके जो कार्यकर्ता थे टिकट न मिलने से नाखुश हुए थे, उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे। तमाम ऐसे विधायक और सांसद थे जो अपने क्षेत्र में जब चुनाव था तब वहां से नदारद थे, किन्होंने किसी ने बीमारी का बहाना किया था, किसी ने अपने अव्यस्तता का कारण किया था। तो वो किस कारण से आप नहीं कहते, नहीं पहुंचे थे, उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो जिस तरीके से जब जीत होती है, जीत का आप आधार देते हैं, सबको बधाई देते हैं, सबके सर ताज होता है। हार का भी कारण आपको बताना पड़ेगा, हार की भी जिम्मेदारी अब तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम निश्चित तौर से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से तीसरी बार काबिज करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। तो इसलिए अब जो पहले हार होते थे उनके कारणों की समीक्षा होती थी, अब हार के कारण के साथ साथ हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो जिम्मेदारी तय की जाएगी इन बैठकों में। और उन जिम्मेदारियों के बाद माना जा रहा है कि तमाम ऐसे सांसद, मंत्री और विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेके। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां, कानपुर बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक। तो मंदाकिनी रॉयल पैलेस में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। लखनऊ के SR कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक जारी है। अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अवध क्षेत्र की ये बैठक है जो चल रही है और लगातार इस बैठक में ये चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से हर क्षेत्र में क्या कुछ निकाय चुनाव के परिणाम रहे और उस परिणाम के तहत कितना काम बीजेपी को करना है, क्योंकि मिशन 24 के लिए 80 में से 80 सीटें बीजेपी लगातार अपना लक्ष्य बनाई हुई है। और मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, हम जिक्र कर रहे थे अवध क्षेत्र की बैठक चल रही है और आप वहां पर चूंकि मौजूद है और जिक्र इसी बात का हो रहा है कि अब हर क्षेत्र में किस तरह से क्षेत्रवार ये मंथन चल रहा है कि निकाय चुनाव के परिणाम क्या रहे हैं, उस परिणाम को किस तरह से 24 में अगर परिणाम अच्छे रहे तो डबल बूस्टअप के साथ किस तरह लाना है, और जो जहां जहां परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं उसको किस तरह से बीजेपी की ओर रुख करना है, किस तरह से वो परिणाम अब बीजेपी की तरफ लाना इसकी कोशिश में है। निश्चित तौर देखिए, जो जहाँ जीत हुई है, हम बात करेंगे नगर निगमों की बात करेंगे तो 17 नगर निगमों में जरूर आपको जीत हासिल हुई है। पर अगर आप निकाय के चुनाव की तरफ देखेंगे और आप नगर निकाय की बात करेंगे, कल्याण उसके चेयरमैन की बात करेंगे, उतने ज़्यादा आपको उतने ज़्यादा उत्साहित करने वाले रिजल्ट नहीं आए। तो उनके मूलभूत कारण क्या थे, किस तरीके से आप उस पर काम नहीं कर पाए हैं, क्या गलतियाँ हुई थी, किस चीज़ से आपके जो अपने कार्यकर्ता थे वो वहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना किया गया था, इन सबको लेके पूरी तैयारी की जा रही है, इन सबको लेके बात की जाएगी। जो क्षेत्रवार की जो बात है, इसमें क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम सांसद और जो क्षेत्र के विधायक है वो भी आएंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं, अवध क्षेत्र की बात हो रही है। अवध क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 18 सांसद सीट आती है, जिसमें 16 संसदीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें 13 पे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में काबिज है। करीब 80 के आसपास विधानसभा आती है, जिसमें 61 में आप काबिज है। 8 मंत्री यहाँ से आते हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ा क्षेत्र आता है, बड़े क्षेत्र में आपके पास जिम्मेदारियां भी आपकी ज्यादा बड़ी होती है कि किस तरीके से आपने कहा उस अवध क्षेत्र में आपका कितना रिजल्ट आया है, वो कौन से आधार थे जिस पे आपने काम किया था, उसको काम को लेकर आप जनता के बीच में गए जहां आपने जीत हासिल की। आप अयोध्या की बात करेंगे, आप लखनऊ की बात करेंगे, आप सीतापुर की बात करेंगे, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां निकाय निगम चुनाव में आपने कहीं ना कहीं अपनी जीत आपने हासिल की थी। तो उनके आधार के साथ साथ सबसे अहमियत हो जाती है कि जो जिन कारणों से वो कौन से कारण थे जहाँ पे आपको जीत हासिल नहीं हो पाई, जो आपकी परंपरागत सीटें थी जहाँ पे आपको लग रहा था विश्वास थे, आपको उत्साहित थे, पर आयन टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपको जीत हासिल नहीं हो पाई है। क्या उनके रीज़न थे, क्या कारण थे,
एक सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जो भागी हुए थे वो कैसे क्यों भागे हुए थे। जब उनको मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको बैठाने की जिम्मेदारी मंत्री और सांसद को दी गई थी, उसके बाद भी तमाम लोग टाल ठोकते नजर आए थे। तो क्या वहाँ पे जब बातचीत का दौर था, वहाँ पे जो दौर डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई गई थी, वहाँ पे किस तरह से फेलियर आया था? क्या मंत्री और सांसदों ने अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं किया था? क्या मिनिस्टर्स और जो विधायक को जो जिम्मेदारी दी थी वो पूर्णतः निभाई नहीं गई थी? क्या सांसद मौके पे थे, जब जनसंपर्क चला था उसमें सम्मिलित हुए थे कि नहीं हुए थे? ये प्रश्न जरूर उठेंगे। क्यों? क्योंकि तब जब आप देखते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो आपके मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे थे, यहाँ पे लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। उसके बाद अगर स्थानीय लेवल पे अगर आप देखते हैं विधायक और सांसद नहीं काम करते हैं तो निश्चित तौर से ये प्रश्न उठता है और इस पर कहीं ना कहीं आपको प्रश्न उठता है। उसकी जो जानकारी होती है, जिसके पीछे के रीजन होते हैं, वो जरूर आपको लेने पड़ते हैं। उन्हीं सब पे यहाँ पे चर्चा भी हो रही है। और जीत की जहाँ पे आप ताज अगर आप पहनाने का मादा रखते हैं तो वहाँ पे हार का जिम्मेदारी भी आपको लेना होगा। और आज माना जा रहा है कि जिनके यहाँ जीत हुई है उनको बधाई दी जाएगी, जो जिनके यहाँ हार हुई है उनको हारों का कारण भी बताना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा था कि तमाम वादे किए गए थे, तमाम रैलियां, संपर्क अभियान लगातार कराए गए थे, उनको लेके क्या वो चीज़ इफेक्टिव थी? क्योंकि आने वाले दिनों में आपके 9 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उनके जो आगामी कार्यक्रम है वो होंगे। आपके लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में किस तरीके से संसदीय क्षेत्र आते हैं 16, उनमें किस तरीके से रणनीति बनाए, कौन कौन से जनसभाएं कराई जाएगी, कहाँ पे जो 13 सीटें हैं उनमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इस समय का आपको लगता है कि आप सही काम और आपको मेहनत करने की जरूरत है। 3 सीटें जो हारी थी उनमें उस समय के क्या कारण थे, क्या वहां के समीकरण थे जो आपने हार की थी, और आपकी क्या समीकरण है? तो दोनों समीकरणों को भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा और निश्चित करा जाएगा कि 16 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ से अवध क्षेत्र में, उन 16 में एक बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब यहाँ पे देने की। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से, जहां 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर देखने को मिली। ट्रक के पीछे घुसी कार, सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरदोई रहीमाबाद थाने के पास ये सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी और इसी दौरान 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। ट्रक के पीछे कार घुसी और इस दौरान ये बड़ा हादसा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।